हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। मैं सीए नितिन बंसल। आज मैं बात करने वाला हूँ आईटीआर वन के बारे में। जो मिलिट्री पर्सन होते हैं, आर्मी के पर्सन होते हैं, कैसे आप आईटीआर वन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो उनकी मैं आपको सबसे पहले सैलरी स्लिप दिखा देता हूँ कि किस टाइप की सैलरी स्लिप्स आती हैं इनके पास। ठीक है, तो ये मेरे पास एक सैलरी स्लिप है। ठीक है, ये आर्मी पर्सन की सैलरी स्लिप है। तो ये इस टाइप से सैलरी स्लिप्स आती हैं। तो इसमें ये कुछ कोड में इनको अलाउंस वगैरह या पे का जो पार्ट होते हैं, कंपोनेंट जो होते हैं सैलरी के, वो ऐसे इस कोड में दिए हो जाते हैं, जैसे एमएस पे, जीपीएक्स पे, ग्रेड पे, बैंड पे, बोनस। ठीक है, एलआरए वगैरह, एचआरए। तो ये सारे ऐसे कोड में दिए होते हैं, तो काफी कंफ्यूजिंग होते हैं कि कौन से हमें लाइक टैक्सेबल हैं, कौन से नॉन टैक्सेबल हैं। सेम ऐसे ही जैसे डेबिट साइड है, कौन से पीपीएफ का पैसा है, कौन सा इंश्योरेंस है। तो ये एक कंफ्यूजिंग सी थिंग्स होती हैं कि भी कैसे हम इसको फाइंड आउट करें कि कौन से हमें टैक्स करने हैं और कौन से एग्जेम्प्ट होते हैं। तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो कई बार क्या होता है कि हम पूरी हमारे लिए तो पूरी टैक्सेबल होती है, तो हमें उसको ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ता है। और जो चीज को हम एग्जेम्प्ट करवा सकते हैं उसको एग्जेम्प्ट करवाते हैं, उसके बाद हमें रिफंड मिल जाता है। ठीक है, तो ये एक सैलरी स्लिप है। जैसे इसके एंड में यहाँ पे दे रखा है, जैसे इसका बैंड पे 24,500। ठीक है, ग्रेड पे, फिर ये एक्स्ट्रा पे कुछ ऐसा होता है। ठीक है, फिर एमएस पे, ठीक है, सीएल पे, फिर टीपीएल, डीए, डियरनेस अलाउंस, पीएमएचए। तो इनकी अलग अलग लाइक ये वर्ड कोड होते हैं, तो इन कोड को हमें ढूंढना पड़ता है कि कौन से कोड का क्या मतलब होता है। फिर हमें इनकम टैक्स में पता लगाना पड़ता है कि कौन सा टैक्सेबल है और कौन सा एग्जेम्प्ट है। सेम आपको अगर सैलरी स्लिप दिखाना चाहूँ तो ये जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की है, एम्स की है, यहाँ पे इन पर्सन की भी है, जैसे यहाँ पे डीए, एचआरए। तो इन पे कोड नहीं है, बट इन पे भी अलाउंस वगैरह है। तो ये अलाउंस वगैरह का सैलरी में काफी महत्वपूर्ण रोल रहता है कि कौन से अलाउंस एग्जेम्प्ट होते हैं और कौन से टैक्सेबल होते हैं। ठीक है, अगर इनका पता लग जाए तो हम इजिली आईटीआर वन फाइल कर सकते हैं। मैं आपको वैसे ही एक और आई फॉर्म 16 दिखा देता हूँ। जैसे एक ये फॉर्म 16 है। फॉर्म 16 में इस बार क्या हुआ है कि फॉर्म 16 सारे न्यू रिजिम में बने हुए हैं, तो उसमें कुछ ज्यादा डिटेल्स है नहीं। बट मैं आपको वो दिखा देता हूँ, सैलरी स्लिप दिखा देता हूँ। ये जैसे एक सैलरी स्लिप और है। ठीक है, ये भी आर्मी के ही पर्सन है, नेवल एम्प्लॉय। ठीक है, तो इसमें देख सकते हो आप ऐसे बेसिक पे डीए, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, जीए। तो इस टाइप से ये सारे अलाउंसेस आते हैं। और सेम यहाँ पे एमनिटी, ठीक है, लोन वगैरह या फिर कोई इंश्योरेंस वगैरह। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स इसमें ऐसे दी हुई होती हैं। ठीक है, कोई एरियर वगैरह है, ये सारी डिटेल्स है। जैसे ये नेवल एम्प्लॉय है, ऑफिसर है इंडियन नेवी के, तो उसकी सैलरी स्लिप्स हैं। ठीक है, तो इनमें आप इनकी आईटीआर कैसे फाइल कर सकते हैं, तो इनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, तो वैसे तो मैंने एक इनकी एक वर्किंग कर रखी है, तो वर्किंग से मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो ये कोड वर्ड हैं। इन कोड वर्ड को मैंने सभी को निकाल के यहाँ पे एक एक्सेल सीट में निकाल लिया है कि जो जो आपको कोड वर्ड चाहिए वो आप इसमें ऐसे ढूंढ सकते हैं। तो ये वाली मैं फाइल की लिंक आपको दे दूंगा। ठीक है, उसमें आप इजीली ढूंढ सकते हैं। ठीक है, आप कंट्रोल एफ करके यहाँ पे ढूंढ सकते हैं जो भी आपको आपकी सैलरी स्लिप में जो भी कोड आया हुआ या फिर जो भी अलाउंस आया हुआ। ठीक है, तो आप उसको ऐसे कलर करके आप इसमें पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इन्हीं में से ढूंढ के पता लगा लिया है कि कैसे क्या है। तो सबसे पहले तो ये वाली जो सैलरी स्लिप मैंने आपको दिखाई थी, ये भी एक एम्प्लॉय की है, तो मैं वो वाली दिखा देता हूँ पहले। ठीक है, तो फॉर्म 16 में कोई फायदा नहीं है देखने का, क्योंकि फॉर्म 16 में तो इस बार न्यू रिजिम में है। न्यू रिजिम में हमें डिडक्शंस वगैरह नहीं मिलती हैं, तो उसमें रिफंड वगैरह के चांस कम है, क्योंकि उससे न्यू रिजिम में हमें सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, उसके अलावा कोई डिडक्शंस नहीं मिलती है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहें, मैं एक एक चीज आपको बताऊंगा। ऑनलाइन आपको आईटीआर फाइल करके भी दिखाऊंगा कैसे आप कहाँ क्या क्या डिटेल्स डालनी है, कौन से हेड में आपको ये अलाउंस डालने हैं जहाँ पे एग्जेम्प्ट होंगे। इनकम टैक्स का जो सेक्शन है 1014 वन और 1014 2, उस दो में सेक्शन में जितने भी अलाउंस होते हैं वो एग्जेम्प्ट अलाउंस वो उसमें डाले जाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ भी एक डिटेल बना रखी है, जैसे ये फुल्ली टैक्सेबल पे कॉम्पोनेंट। अगर आपकी सैलरी स्लिप में ये सब कॉम्पोनेंट आ रहे हैं तो वो फुल्ली टैक्सेबल हैं, आपको उनमें कुछ भी नहीं करना है, आपको उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, डियरनेस अलाउंस है, बेसिक है, पे इन है, मिलिट्री सर्विस है, ग्रेड पे है, नॉन प्रैक्टिसिंग है। ठीक है, पैरा अलाउंस है। ठीक है, सीटी कंपनसेटरी अलाउंस है, डिप्टी ड्यूटी अलाउंस है। तो वो आप कोड वर्ड से आप पता लगा सकते हैं और इसमें आप ढूंढ सकते हैं।
ठीक है, उस कोड से आप यहाँ पे उसकी पूरी लाइक लगा सकते हैं कि क्या है, उसका डिटेल निकाल सकते हैं और फिर उसके बाद इसमें आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से फुल्ली टैक्सेबल है। सेम यहाँ पे ये ये वाले जो अलाउंस होते हैं ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं। इसमें जैसे आपको यूनिफॉर्म कोई अलाउंस मिल रहा है, ठीक है, कोई राशन अलाउंस मिल रहा है, या आपको कोई अवार्ड मिल रहा है, अवार्ड के अगेंस्ट में आपको पैसा मिल रहा है, फॉरेन भूटान म्यांमार अलाउंस है, ठीक है, आउटफिट है आपके, कोई भी रिप्रेजेंटेशन एनकैशमेंट मिल रहा है लीव का, प्रोविडेंट फंड की पेमेंट मिल रही है, डिसेबिलिटी पेंशन मिल रही है, तो ये सब अलाउंस मिल रहे हैं, ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं, इन पे कोई टैक्स नहीं लगता, तो आप इनको डायरेक्टली आप इनको लेस कर सकते हैं अपनी सैलरी में से। ठीक है, फिर आते हैं कुछ ऐसे अलाउंसेज होते हैं जो कुछ अमाउंट तक एग्जेम्प्ट होते हैं, बाकी वो टैक्सेबल होते हैं। ठीक है, तो जैसे ये रिमोट हाई एल्टीट्यूड हिली एरिया अलाउंस, तो ये आपको आर्मी पर्सन्स की उसमें आपके फॉर्म 16 में भी दिख सकते हैं, या आपकी सैलरी स्लिप में भी इस टाइप के अलाउंस मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये इनमें रेट दिए हुए होते हैं कि कितने रेट तक का आपको एग्जेम्प्ट है, उसके बाद वाले में आपको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, जैसे ये देखेंगे हम ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो डिसेबल्स हैं तो इनको इतना मिलता है, और डेली ट्रांसफर वाले को 70% टैक्सेबल होता है 10,000 तक का। फिर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंड अगर देखेंगे तो 100 रुपए पर चिल्ड्रन के पर मंथ के, मैक्सिमम 2 बच्चों के अलाउड होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हॉस्टल अलाउंस अलाउंस 300 रुपए पर बच्चे के, ठीक है, पर मंथ के, तो ठीक है, जैसे 1200 रुपए हो गए और 2 के 2400 हो गए, सेम यहाँ पे 3600 रुपए हो गए, तो 2 के 7200 रुपए हो गए। ठीक है, इस टाइप से। फिर मॉडिफाइड एरिया, ठीक है, फील्ड एरिया अलाउंस हो गया। ठीक है, फिर काउंटर इंश्योरेंस, फिर अंडरग्राउंड माइन में कोई काम है तो हाई एल्टीट्यूड एरिया है, स्पेशल अलाउंस है, फिर ईजलैंड अलाउंस है। तो ये इस टाइप से अलाउंस की एक डिटेल बना रखी है, कौन से पार्शियली एग्जेम्प्ट हैं, कौन से फुल्ली एग्जेम्प्ट हैं, और कौन से फुल्ली टैक्सेबल हैं। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा आपकी सैलरी स्लिप में। अगर आप एज ए आर्मी पर्सन अपनी आईटीआर भर रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये कंफ्यूजन दूर करना पड़ेगा। उसके बाद तो सबसे इजी है, अगर आपको ये पता लग गया कि आपकी सैलरी स्लिप में से क्या एग्जेम्प्ट है और क्या टैक्सेबल है, तो आपको आपका 50% काम हो गया है। ठीक है, उसके बाद आपको जस्ट कुछ नहीं करना, पोर्टल पे जाके आपको सिर्फ चेक करना है, लॉग इन करना है। ठीक है, तो जैसे आप एक ये ऐसे गूगल पे जाके यहाँ पे आप डायरेक्ट ये रूल्स निकाल सकते हैं, जैसे मैंने भी निकाले हुए हैं, ये रूल है इसका 1014, तो 1014 का ये रूल 2BB है। तो यहाँ से इसमें सारा दे रखा है कि कौन से अलाउंस हैं जो फुल्ली टैक्सेबल हैं और कौन से पार्शियली टैक्सेबल हैं, यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने। और यहाँ पे डिटेल भी बता रखी है स्टेट वाइज कि कौन से स्टेट में कितना मिलता है। तो आप अगर आप कोई स्पेसिफिक स्टेट वाइज हैं, आपको ज्यादा डाउट है, तो आप इस तरीके से भी आप इसमें ढूंढ सकते हैं। ये आप सेल्फ से रिटर्न भर रहे हैं, ठीक है, तो आप इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि भी आपकी कहाँ पोस्टिंग है, उसमें आपको कितना अलाउंस मिलता है। ठीक है, उसके बाद ही आप यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि कितने परसेंट आपका एग्जेम्प्ट होगा या कितना टैक्सेबल होगा। तो ये पूरी डिटेल है, इसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, अगर आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ मैं इसकी भी। ठीक है, दूसरा ये जैसे 7th पे कमीशन आया था तो उसमें यूनिफॉर्म वगैरह के और कुछ वेबसाइट्स वगैरह भी हैं, वेबसाइट से भी आप पता लगा सकते हो कि कौन से अलाउंस कितने कितने हैं। ठीक है, तो ये ऐसे आपको अलाउंस वगैरह की डिटेल्स मिल जाती है। ठीक है, जैसे एक ये पीडीएफ फाइल है, ये भी नेट पे मिल गई थी कि आप पे इसमें सारा टैक्सेबल कौन कौन से हैं वो सारे बता रखे हैं, और नॉन टैक्सेबल वाले कौन से हैं। ठीक है, जैसे ये गैलेंट्री अवार्ड, एंटरटेनमेंट अलाउंस, लीव ट्रेवल, ठीक है, ये सारे एग्जेम्प्ट वाले हैं। ठीक है, तो इसमें ही बता रखा है, और मैंने अपनी उस फाइल में भी इसको मेंशन कर रखा है, तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके लाइक मैं चलता हूँ, इसको दिखा देता हूँ आपको। मैंने सैलरी स्लिप दिखा दी है आपकी किस तरह की होती है। ठीक है, अब दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, आपका जो फॉर्म 16 है, फॉर्म 16 में जो आपको ग्रोस सैलरी जो दी हुई होती है। ठीक है, तो ये आपका इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आ चुके हैं, मैं इसको एक बार लॉग इन कर लेता हूँ। लॉग इन करके फिर मैं आगे आपको आगे चीजें बता देता हूँ कि क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, क्या नहीं है, क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे मैंने इसको लॉग इन कर लिया है। ठीक है, लॉग इन करने के बाद इस पे आपको जैसे यहाँ पे ई फाइलिंग, तो जो वो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आपको क्या बता रहा था, तो सबसे पहले आपको आईएएस चेक करना चाहिए।
ठीक है, यहाँ से आप प्रोसीड टू अदर साइट पे ले जाएगा ये आपका। ठीक है, यहाँ पे आपको एआईएस पे क्लिक करना है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला समरी वाला आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी सैलरी दिखा देगा और आपकी अदर्स इनकम होंगी वो भी दिखा देगा। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना मैच करें फॉर्म 16 के साथ में। ठीक है, दूसरा आपको क्या चेक करना है, आपको यहाँ पे इसमें जाना है इनकम टैक्स रिटर्न में और फॉर्म 26 एएस देखना है, 26 एएस। ठीक है, तो 16 और 26 ये दोनों फॉर्म्स को देखना है, उसके में भी मैच करना है। यहाँ पे आपको टीडीएस वगैरह डिटेल मिलेगी। ठीक है, आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे अभी इस साल का 25-26 असेसमेंट ईयर है, एचटीएमएल पे क्लिक करना है और ये डाउनलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नेवल पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये आपकी सैलरी दिखा देगा और जो इतना टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो दिखा देगा। ठीक है, और आपके अगेंस्ट में कोई लाइक अदर इंफॉर्मेशन है वो भी बता देगा। ठीक है, एआईएस वगैरह में अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड इनकम और भी कोई भी कहीं भी ट्रांजेक्शन कर रखी है तो वो ट्रांजेक्शन भी आपको वो यहाँ दिखा देगा। ठीक है, तो ये दोनों को आप एक बार चेक करें और अपने फॉर्म 16 के साथ मैच करें। ठीक है, सभी तीनों चारों चीजों को आपको एक साथ देखना है, कहाँ क्या क्या चीजें हमारी रिपोर्ट हो रखी है, उसके बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना शुरू करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करंट असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, फिर ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप जाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाता है। फिर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका जो स्टेटस बताना होता है इंडिविजुअल पे सिलेक्ट रहता है। ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आईटीआर आपको 1 फाइल करनी है। ठीक है, और 1 को अभी इस बार काफी चेंजेस आए हैं आईटीआर 1 में। ठीक है, आपको इंश्योरेंस वगैरह की भी डिटेल देनी पड़ेगी, उनके पॉलिसी नंबर देने पड़ेंगे। ठीक है, और एचआरए वगैरह में भी पूरी डिटेल बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो काफी कुछ चेंजेस आए हैं इस बार आईटीआर 1 में भी। ठीक है, और इस बार आईटीआर 1 आप कैपिटल गेन के लिए भी फाइल कर सकते हो कि आपका 1.25 लाख तक का अगर कैपिटल गेन है तो भी आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हो। पहले सिर्फ आईटीआर 1 सैलरी के लिए फाइल होती थी, कैपिटल गेन का कुछ भी फाइल नहीं होता था, बट कुछ पार्ट इस बार इन्होंने ऐड कर दिया। ठीक है, तो इसमें प्रोसीड विद आईटीआर करेंगे, इसको ओके करेंगे, लेट्स गो। ठीक है, यहाँ पे रीजन पूछता है कि भाई आप किस लिए हो, या तो आपकी 5 लाख से ज्यादा की इनकम है या 2.5 लाख से ज्यादा की इनकम, तो इस पे क्लिक करें। या आपके कोई भी एक्सपेंस आपके 1 करोड़ से ज्यादा के। ठीक है, आपने फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख की खर्च किए, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका 1 लाख से ज्यादा का था। ठीक है, तो इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं या आप अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें कोई इश्यू नहीं होता, आप अदर सेलेक्ट करके भी आप जा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ये इस तरह से टैब बन के आती हैं। ठीक है, इनको 1 बाय 1 आपको वैलिडेट करना पड़ेगा। ठीक है, वैलिडेट करेंगे, यहाँ पे ग्रीन हो जाएंगे, ग्रीन टिक आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सनल इन्फो होती है, फिर ग्रोस टोटल इनकम, तो ये पांचों आपको फाइल करनी होती है, ये 1 बाय 1 ओपन होती हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ कैसे। ठीक है, जैसे ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे ऊपर वाले में सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ पे फिर आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप बताना है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं, तो नेवी के जो भी लोग होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप प्राइवेट वगैरह में हैं तो अदर्स करें, अदरवाइज यहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट करना है। ठीक है, फिर ये अपने आप ऑटोमेटिक ठीक रहता है, कुछ भी नहीं करना। ये आपका एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, डू यू वांट 115 बीएससी, मीन्स आप ओल्ड स्कीम में जाना चाहते हैं, न्यू स्कीम में जाना चाहते हैं। तो न्यू स्कीम में आपको पता है कि कोई भी हमें डिडक्शंस होती हैं वो नहीं मिलती हैं, अलाउंस वगैरह की, एचआरए वगैरह की या इंश्योरेंस वगैरह की। तो हम ओल्ड टैक्स रिजिम में जाएंगे, तो ओल्ड टैक्स रिजिम के लिए आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना पड़ेगा और न्यू टैक्स रिजिम के लिए आपको नो पे क्लिक करना पड़ेगा। तो हमें ओल्ड में जाना है, तो इसके लिए हम यस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स, आपके जो भी बैंक अकाउंट है वो आपको बैंक अकाउंट ऐड करने पड़ेंगे। बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद उसको बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन से में आप अपना रिफंड चाहते हैं। ठीक है, जो भी आपको बैंक अकाउंट आते हैं, यहाँ पे देखो ऑल बैंक अकाउंट आपको यहाँ पे रिपोर्ट करने होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है और उसके बाद ही आपको आगे जाने देगा। ठीक है, तो हम आपको बैंक अकाउंट ऐड, और तो हमने यहाँ पे ऐसे बैंक अकाउंट ऐड कर दिया और एक बैंक अकाउंट आपको नॉमिनेट करना है रिफंड के लिए, जिसमें रिफंड आएगा। बाकी आपके जितने भी बैंक अकाउंट है वो सब आपको शो करने होते हैं। उसके बाद कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने के बाद आपका ये फर्स्ट टैब कंप्लीट हो जाती है। देन आप सेकंड में जाएंगे जहाँ पे आपको सैलरी की जो भी आपकी इनकम्स हैं, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम्स और अदर सोर्सेज की जो भी इनकम है वो यहाँ पे आपको शो करनी है। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्टिंग से ऐसे शो करेगा।
ठीक है, तो स्टार्टिंग में अगर आप B1 पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको सैलरी का डालना है। ठीक है, तो सैलरी का आपको एडिट पे क्लिक करेंगे, एडिट के क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सैलरी दिखा देगा। आपको ये अपनी सैलरी फॉर्म 16 से मैच करनी है, 26 AS से मैच करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी सैलरी कंफर्म करके अपडेट करनी है। ठीक है, अगर सही है तो इसको पढ़ा रहने दे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो आपकी टोटल यहाँ पे ग्रोस सैलरी दिखा रही है इसमें से आपको लेस करनी है जो भी अलाउंस आपके जो टैक्सेबल नहीं है, नॉन टैक्सेबल अलाउंस आपको, जैसे यहाँ पे नीचे बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं, इनको आपको डिलीट करना है और आपको यहाँ पे चेंज करके जो भी एप्लीकेबल है वो लेने हैं। जैसे हमारे केस में 10 14 1 मैंने बताया था आपको, ये वाला होता है एक तो। ठीक है, अलाउंस जो फुल्ली एग्जम्प्ट अलाउंस है वो इसमें आते हैं 10 40 में। यहाँ पे आप 12 मंथ के जो भी आपके होंगे वो आपको यहाँ पे डालने हैं। ठीक है, 12 महीने के आपको कैलकुलेट करके जो भी आपके अमाउंट आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, वो अपने आप यहाँ से ऊपर से लेस हो जाएगा। सेम आपको सेकंड उसमें सेलेक्ट करना है, जो पार्शियली एग्जेम्प्ट वाले होते हैं वो 10 14 2 में आएंगे। ठीक है, जो प्रिस्क्राइब अलाउंस और बेनिफिट लिखा भी हुआ है यहाँ पे, मीट पर्सनल एक्सपेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट और टू कंपनसेट हिम फॉर इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, तो यहाँ भी आपको 12 मंथ का कैलकुलेट करके वो यहाँ पे डाल देने हैं। ठीक है, इस तरीके से आप दोनों कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नीचे फिर इस वाले में अगर मान लो ये आपका आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है तो आप इसको यहाँ से ऐसे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे HRA एप्लीकेबल है तो HRA के लिए आपको क्या करना है, इस बार से आपको HRA की डिटेल डालनी पड़ेगी, पूरी डिटेल कि आपकी ये सब डिटेल फिल करोगे तो यहाँ पे अपने आप ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि मेट्रो सिटी है या नॉन मेट्रो सिटी है। ठीक है, उसके बाद आपको एक्चुअल HRA कितना रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, पूरे साल का HRA आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, देन आपको आपने रेंट कितना पे किया है। सपोज आपने रेंट पे किया है 25,000, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4.5 लाख रुपए का HRA कर देता हूँ, और 25 लाख 2.5 लाख रुपए का मैं रेंट पेड कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, फिर आपको यहाँ पे अपनी बेसिक सैलरी डालनी है। जस्ट सपोज 3 लाख रुपए की मेरी बेसिक सैलरी है। ठीक है, ये आपको बेसिक सैलरी डालनी है। उसके बाद उसमें DA कितना है तो आपको यहाँ पे ऐसे DA डाल देना है। ठीक है, तो ये अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद इसका 40%, तो 219 का 40% आपको यहाँ डालना है। ठीक है, जो सैलरी का 40% होगा, तो मैं यहाँ पे इसका कैलकुलेट कर लेता हूँ। इसका 40% आपको, ठीक है, जैसे इसका 40% होगा ये। ठीक है, तो इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये अपने आप अमाउंट फिल कर लेगा। इनमें से कोई भी मिनिमम होगा वो अपने आप ये सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे 89A का ऑप्शन मिल जाएगा। कोई भी एरियर वगैरह हैं जो लास्ट ईयर्स के हैं जो आप इस बार क्लेम कर रहे हैं तो वो यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, इनकम क्लेम फॉर रिलीफ फ्रॉम टैक्सेशन अंडर सेक्शन 89A। ठीक है, इसके लिए आपको एक फॉर्म फाइल करना होता है 10EE फॉर्म, उसके साथ ही आप 89A फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आपकी नेट सैलरी आ जाएगी। यहाँ पे ओल्ड स्कीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन ये 50,000 है, ओल्ड स्कीम में फाइल कर रहे हैं। अगर आपका कोई भी एंटरटेनमेंट अलाउंस है और प्रोफेशनल टैक्स भी है तो आप यहाँ पे इसको डाल के सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सैलरी की इनकम अपडेट हो गई। उसके बाद आपकी हाउस प्रॉपर्टी की कोई भी इनकम है, अगर आपकी रेंट से कोई इनकम आ रही है, ठीक है, वो यहाँ आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी आपने हाउस लोन ले रखा है तो वहाँ यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन आपको यहाँ पे डिटेल डालनी पड़ेगी भाई, आपने बैंक से ले रखा है या अदर देन बैंक ले रखा है, तो उसका यहाँ पे बैंक का नेम आएगा, नंबर आएंगे। ठीक है, उसकी डिटेल्स आएगी, कब सैंक्शन हुआ, कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, वगैरह वगैरह। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे उसकी इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन की डिडक्शन मिल जाएगी। उसके बाद आते हैं B3, जो यहाँ पे इंटरेस्ट फ्रॉम अदर इनकम्स आएगा, या फिर कोई भी आपकी अदर सोर्स की इनकम है, यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं। इनकम टैक्स रिफंड है, फैमिली पेंशन है, डिविडेंड इनकम है। ठीक है, या इंटरेस्ट कोई लोन इंटरेस्ट है, कुछ भी जो अदर सोर्स की इनकम होती है, या आप एनी अदर डाल के उसका डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये करने के बाद आपका, इसके बाद आती है आपकी एग्जेम्प्ट इनकम। अगर आपकी कोई भी एग्जेम्प्ट इनकम आपको करंट ईयर में रिसीव हुई है, ठीक है, तो वो यहाँ आएंगी। जैसे आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है, लोकल अथॉरिटी से कोई है, या इंश्योरेंस पॉलिसी का कोई रिफंड वगैरह आया है, या कोई अवार्ड वगैरह है, जो भी आपकी एग्जेम्प्ट इनकम्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप ITR 1 में
₹1.25 लाख तक का आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसमें शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेल्स कंसिडरेशन आ जाएगा, उनका कॉस्ट आ जाएगा, और यहाँ पे उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये मेंशन भी कर रखा है, मैक्सिमम गेन एज पर 112A कैन बी 1,25,000 उससे ज्यादा के लिए आपको ITR 2, 3, 4 में जाना पड़ेगा, अदरवाइज आप यहाँ पे ऐसे कर। तो ये इनकम्स वगैरह डालने के बाद मेरा यहाँ पे ये कंफर्म्ड आ जाएगा। उसके बाद आपको डिडक्शंस डालनी है। डिडक्शंस के लिए आपको ये ऐसे टेबल्स बनी आएंगी, जिसमें 80C डिडक्शन, CCC, 80CCD1, CCD1B, ठीक है, जैसे मेडिकल वाली हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, लोन की है, डोनेशंस की हैं, ठीक है, रेंट पे, जो भी आपके पास पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन है, ठीक है, सेविंग बैंक से इंटरेस्ट आ रहा है, उसकी डिडक्शन होती है 10,000 रुपए तक की, तो वो भी आप यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको सारी डिडक्शंस अपडेट करनी है। जैसे हमारे अगर केस में देखें, तो जो मैंने सैलरी स्लिप दिखाई थी, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो ये जो फंड होते हैं, इनकी 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन होती है अगर आपका 80C के अंदर, ये आपसे 1.5 लाख से ज्यादा अमाउंट है तो आप 1.5 लाख तक क्लेम कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ऐसे अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये ऐसे ऐड करके डालना है। ठीक है, तो मैं मान लो सपोज करता हूँ मेरा कंप्लीट 1.5 लाख है, 1.5 लाख से ज्यादा का ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ डालूंगा, उसमें पॉलिसी नंबर में आपको क्या डालना है, ठीक है, पॉलिसी नंबर और डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आपके पास अगर इंश्योरेंस का कोई नंबर है, पॉलिसी नंबर है, अगर आपको डिपार्टमेंट की तरफ से मिला हुआ है, तो वो डाल दें। अदरवाइज आप अपनी पे स्लिप का नंबर डाल दें यहाँ पे। ठीक है, कोई भी पे स्लिप का नंबर डाल दें, या अपना एम्प्लॉय नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे केस में ये है, तो आप यहाँ पे अपना एम्प्लॉय नंबर डाल सकते हैं, या आपका पे स्लिप का कोई यूनिक नंबर है तो वो डाल सकते हैं, और यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसे शो करेगा, आप जितने भी ऐड करते जाएंगे सारे आपके यहाँ पे शो होते जाएंगे। ठीक है, तो आपको अमाउंट डालना है और उसका पॉलिसी नंबर या डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको डाल के इसको सेव कर देना है। ठीक है, सेम इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये ऐसे आपकी डिडक्शन हो जाएंगी। सेम आगे की कोई भी आपकी डिडक्शन एप्लीकेबल है तो वो आप यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपका इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट है तो वो यहाँ पे डाल दें। ठीक है, जैसे जो भी आपका सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है तो वो यहाँ अपने आप आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप कंफर्म करें। कंफर्म करने के बाद देखिए डिडक्शन वाला भी अपने पास आ गया। मैंने जैसे 1.5 लाख उसमें डाले थे, 600 टीटीए में डाले थे, ऐसे आगे। उसके बाद टैक्सेस पेड वाला कॉलम आएगा। इसमें आपको जो आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है उसकी जानकारी होती है यहाँ पे, कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है। जैसे मैंने आपको दिखाया था फॉर्म 16 में, और फॉर्म 26 एएस और एआईएस में जो दिखाया था, तो वो यहाँ पे आ जाता है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता। अगर आप और टैक्स पे करते हैं तो इसमें एडलेस करना होता है। जैसे यहाँ पे एडवांस में आपने कोई भी टैक्स पे किया है, या सेल्फ असेसमेंट में कोई टैक्स पे किया है। अदरवाइज इन तीनों कॉलम्स में जो आपके इनकम, जो सैलरी, जैसे टीडीएस फोन सैलरी पे डिडक्ट हुआ है, अदर सोर्स पे डिडक्ट हुआ है, तो वो इनमें तीनों में डिटेल आती है। टीसीएस कोई डिडक्ट हुआ है आपका, ठीक है, आपने कार वगैरह परचेज की है तो टीसीएस। ठीक है, तो इसको करके आपको देख के कंफर्म करना होता है। उसके बाद आपका टैक्सेस पेड आ गया। उसके बाद आपका यहाँ पे जो लास्ट टैब होती है, इसमें आपका जो क्रॉस टोटल इनकम कितनी डिडक्शन है, ठीक है, आपने जो आपकी जो सैलरी थी उसमें से आपने अलाउंस लेस कर दिए थे, उसके बाद में जो भी आपके इंश्योरेंस वगैरह था वो लेस कर दिया, आपकी कितनी इनकम आ गई, उसके ऊपर ये टैक्स बनता है, आपने ऑलरेडी कितना टैक्स पे कर रखा था, उसके बेसिस पे आपका ये रिफंड बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये रिटर्न फाइल होगी। ठीक है, आपको ऐसे कर लेना है। फिर आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में जाना है, तो यहाँ पे आपका वही कैलकुलेशन वगैरह आ जाएगी। यहाँ पे ऐसे आपका रिफंड दिखा देगा जो टैक्स वगैरह बन गया। फिर आपको इसको रिव्यू करना है, सबमिट करना है, इस पे क्लिक करना है, प्लेस डालना है। ठीक है, यहाँ पे प्लेस डाल दिया सपोज मैंने। ठीक है, फिर वैलिडेशन के लिए आएगा, वैलिडेशन सक्सेसफुल। फिर आपका प्रीव्यू के लिए पूछेगा, प्रीव्यू कर देना है। ठीक है, प्रीव्यू करने के बाद फिर प्रोसीड। ठीक है, जैसे वैलिडेशन आ गया। फिर वेरिफिकेशन के लिए पूछेगा, तो आप यहाँ पे अपना ई वेरीफाई कर सकते हैं अभी, या आप इसको बाद के लिए भी कर सकते हैं। 30 दिन का टाइम होता है, 30 दिन में आप फिर से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और या आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसको पोस्ट भी करवा सकते हैं, स्पीड पोस्ट या नॉर्मल पोस्ट, विद इन 30 डेज। तो ये ऑप्शन होते हैं। इसके बाद आपकी आईटीआर फाइल हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली सारा कुछ मैंने बता दिया है। ठीक है, फॉर्म 16 के बारे में, 26A के बारे में, कैसे आप अलाउंस को आइडेंटिफाई करेंगे, आईएस कैसे, आईएस स्टेटमेंट आप कैसे देखेंगे, ठीक है, रिफंड कैसे आएगा, क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या ट्रिप एंड ट्रिक्स आप यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, ये ऐसे ये बेस्ट तरीका रहते हैं। आप अपना पूरा
जो जो भी आपको अलाउंस हैं या फिर जो भी आपके सैलरी के जो भी कंपोनेंट है, आप उसको एक सीट पे लिख लें। ठीक है, उसका फिर उसका डिस्क्रिप्शन फाइंड आउट करें और उसके सामने लिख लें ये टैक्सेबल है या क्या है, और उसका सामने यहाँ पे कॉलम में आप अपना टैक्स जो आपका अमाउंट है वो कैलकुलेट कर लें। तो इस तरह से आप अगर आपकी अपनी वर्किंग करके फिर आप अपनी आईटीआर भरेंगे तो आपको ज्यादा बढ़िया तरीके से या ज्यादा सही तरीके से फाइल होगी। ठीक है, ये वाली सीट मैं आपको नीचे अटैचमेंट में दे दूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मोटा मोटी सारे कैलकुलेट कर रखे हैं मैंने। ठीक है, कौन कौन से क्या क्या होते हैं, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, पार्शियली, वो सारी चीजें लगा रखी है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो वो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी ये एब्रीवेशंस की सीट है, इसमें सारे एब्रीवेशन दे रखे हैं। ठीक है, बाकी आप गूगल भी कर सकते हो, सब कुछ गूगल पे मिल जाता है। ठीक है, नेट पे आप ढूंढ के सारा कुछ पता लगा सकते हैं, इस सीट में भी देख सकते हैं। तो ओवरऑल आईटीआर 1 आप फाइल कर सकते हैं। कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके ही कमेंट करें, अदरवाइज आपका कमेंट हमें हाईलाइट नहीं होता, वो स्पैम में चला जाता है। ठीक है, अगर आप हमसे कोई भी कमेंट करके आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। हम आपको इंस्टेंट रिप्लाई करेंगे। आपको कोई भी समझ नहीं आ रहा है, कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यू है, ठीक है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी हम नीचे दे रखी है, तो सारा कुछ आप देख सकते हैं, पता कर सकते हैं जैसे भी आपको। ठीक है, हम आपकी हेल्प करेंगे पूरा समझने में। तो आज की वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। कुछ ना समझ आया हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं।